देखो मैं इसकी एक ट्रिक सिखा कैसे फटाफट इस क्वेश्चन को कर ले। यकीन मानिए वीडियो सही क्वेश्चन रहेंगे, मैं वो भी करवा रहा हूँ सारा का सारा ताकि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। हमारा बच्चा 4 नंबर पे छोड़ के ना आए भाई, लास्ट टाइम चल रहा है, कोई भी बच्चे परेशान मत होना, बिल्कुल कूल होकर पेपर देना बच्चे। तो चलो बच्चों स्टार्ट किया जाए एक नया सेक्शन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के शॉर्टकट्स, जिसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी और कैपेसिटर, इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट्स हैं, जितने भी फंडा है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारा डील करेंगे। और जितने भी सबसे सुपर डुपर हिट प्रॉब्लम्स है जो इस साल बिल्कुल पूछने जा रहे हैं, जो लग रहा है कि बिल्कुल यही आएगा, वो सारे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। बहुत इंजॉय करोगे ये 3-3.5 घंटे के वीडियो जो आने वाले हैं आज, बस इसको अच्छे से कर लेना। अगर अच्छे से आपने कर लिया तो यकीन मानिए कहीं ऐसा ना हो जाए कोई स्कोर रुके ही ना, सारे के सारे स्कोर ना कर जाओ। तो उम्मीद करता हूं हमारी पिछले वीडियोज आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। अगर आपने सारे वीडियोज को कवर कर लिया अच्छे से तो चलिए अब 1-2 सेशन हम लोग और करेंगे। एक सेशन तो ये वाला सेक्शन आज ही कंप्लीट करेंगे, और मैं एक सेक्शन में बोलूंगा कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मैंने नहीं करवाया है अभी। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी हम जगह रखे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि वो भी कल के बाद परसों वो भी आपको दे दिया जाए, मतलब शायद कल ही आपको दे देंगे। और एक सेक्शन और रखेंगे 1-1.5 घंटे का लेक्चर, जिसमें हम काइनेमेटिक्स को रखेंगे और यूनिट डायमेंशंस को भी रख देंगे। इससे क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे अटकेगा नहीं, उसमें ग्रेविटेशन के भी कुछ फंडे लगा देंगे उसमें। मतलब ऐसा मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जब वहां पर पहुंचे तो एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक ना रहे, बस एंजॉय करो। और भाई एक बात और बताता हूं मैं आपको कि आपने कमेंट बॉक्स में काफी सारे कमेंट किया कि सर अब थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। नहीं, ये चीजें नहीं करना है। अगर आप ये चीज करोगे तो आप झांसर के स्टूडेंट नहीं कहलाए। झांसर के स्टूडेंट कभी नहीं हारता, कभी नहीं हारता, याद रखना मेरे बच्चे। झांसर के स्टूडेंट लास्ट मोमेंट तक लड़ता है। अगर आप झांसर के स्टूडेंट हो तो बस लड़ना सीखो, हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल ठंडे रहो, कूल रहो, पूरे वीडियो को तैयार करो। यकीन मानिए वीडियो सही क्वेश्चन रहेंगे, यकीन मानिए, बस एंजॉय करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग आज सबसे पहला टेक्निक्स लेंगे, टेक्निक्स ऑन एलआर, आरसी एंड एलसीआर सर्किट। अब इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान सुनिएगा। इसमें हमें 2-3 चीजें पूछे जाते हैं, टाइम बराबर 0 सेकेंड, टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकेंड और टाइम बराबर टी सेकेंड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बच्चों याद रखिए कि टाइम बराबर टी सेकेंड नहीं दिए जाते हैं। खास करके टाइम बराबर टी सेकेंड के प्रॉब्लम्स जेईई एडवांस जैसे एग्जाम उठा के देता है। हमारे नीट वाले जो होते हैं उसको सबसे ज्यादा पसंद आता है टाइम बराबर 0 सेकेंड और टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकेंड। अब मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं, ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं कि यू बना लो, यू क्वेश्चन बनाओगे टाइम बराबर 0 और टाइम बराबर इन्फिनिटी। तो चलिए स्टार्ट करें। तो भाई इसमें करना क्या होता है, ध्यान से सुनते जाइए बस। टाइम बराबर 0 पे, टाइम बराबर 0 पे कैपेसिटर का कैसा बिहेव होता है उसको सुनो। टाइम बराबर 0 सेकेंड पे बच्चों जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है वो 0 रेसिस्टेंस ऑफर करता है। मतलब कहने का ये कि जहां जहां भी कैपेसिटर लगा था उसको हटा दो और उसके बदले में 0 रेसिस्टेंस वायर लगा दो, बस इतना ही काम करना है। फिर से सुनिएगा, टाइम बराबर 0 सेकेंड पे जिस ब्रांच में जहां भी कैपेसिटर लगा हुआ था उस कैपेसिटर को वहां से हटा दो, उस कैपेसिटर को वहां से हटा दो और एक 0 रेसिस्टेंस वायर लगा दो, बस इतना ही काम करना था। ऐसे ही टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकेंड पे क्या करना है बच्चों कि ये क्या करता है, टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकेंड पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, फुल्ली चार्ज हो जाता है। अब फुल्ली चार्ज होगा तो भाई इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। तो आपको करना क्या है जरा फिर से सुने। टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकेंड पे जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है वो ब्रांच को ही तोड़ दो और उसके बदले में 0 रेसिस्टेंस वायर लगा दो। क्या इतनी बात समझ में आया आपको क्या मैंने बताया कि टाइम बराबर 0 सेकेंड पे जहां भी कैपेसिटर लगा हुआ था उस कैपेसिटर को वही से रिप्लेस मारो और उसके बदले में 0 रेसिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दो। और दूसरी बात मैंने क्या बोला, टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकेंड पे क्या करना है आपको, टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकेंड पे जहां भी कैपेसिटर लगा हुआ था उस कैपेसिटर को हटा दो, मतलब उस ब्रांच को ही तोड़ दो, बर्बाद कर दो, क्योंकि उस ब्रांच से कोई करंट नहीं आने वाला है, तो उस ब्रांच को ही तोड़ दो। अब ध्यान देना, अब मैं इसके ऊपर में थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूं, उसके बाद मैं फिर इंडक्टर के ऊपर में भी चर्चा करूंगा।
अब जैसे देखो इस पर छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, इस सामने स्क्रीन पर देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमने कहा कि भाई बताना है अपने को, हमने कहा बच्चों कि अपने को बताना है कि टाइम बराबर 0 सेकेंड पे, टाइम बराबर 0 सेकेंड पे इसका क्या स्टेटस है। टाइम बराबर 0 सेकेंड पे हमसे पूछा जाता है, हमने स्विच को बंद कर दिया, देखिएगा ध्यान से, हमने स्विच को बंद कर दिया। अब हमें करना क्या है, स्विच को बंद करते ही हमसे पूछा जाएगा कि बताइए हर ब्रांच में कितनी कितनी करंट्स थी। समझ पा रहे हैं वो क्या पूछा जा रहा है कि हर ब्रांच में कितनी करंट्स है। तो भाई हमें करना क्या है उसको सुनो। जैसे ही मैंने कहा टाइम बराबर 0 सेकेंड, तो मैंने कहा कि टाइम बराबर 0 सेकेंड पर जहां भी कैपेसिटर लगा था उस कैपेसिटर को वहां से डिलीट मार दो। ठीक है, बात समझ लो, क्या करना है, डिलीट मार देना है। तो कैपेसिटर को वहां से हटा दो। चलो जी हटा दिया। देखो उसके बदले में क्या करो, अब सुनो, उसके बदले में एक जीरो रेसिस्टेंस वायर लगा दो। चलो ये भी बात हमने कर लिया, जीरो रेसिस्टेंस वायर लगा दिया। बस इतना ही काम करना था और कोई काम नहीं करना है। टाइम बराबर 0 सेकेंड पे जहां भी कैपेसिटर लगा था उस ब्रांच को ही तोड़ दो, और उस ब्रांच को नहीं तोड़ना, उस कैपेसिटर को वहां से हटा दो और उसके बदले में एक जीरो रेसिस्टेंस वायर को लगा दो। बस ये हो गया कंप्लीट। अब इसको सॉल्व कर दो। तो बताओ ये आर और ये आर कैसा कनेक्शन है, पैरेलल। तो ये आर और ये आर मिलकर क्या हो गया, R/2, और ये R/2 और ये आर कैसा कनेक्शन दे रहा है, सीरीज। तो हम क्या कहेंगे, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज, बच्चों द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज R प्लस R/2 इज 3R/2। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया बच्चों 3R/2। तो जल्दी जल्दी बताएं इसमें कितनी करंट हो गए। आपका जवाब होगा इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, 3R/2। बस 3R/2 2 पर चला गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो करंट है उसका वैल्यू है 2E/3R। अब जरा समझो, हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें I1 और ये I2 करंट कितना है। क्या पूछा गया, I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। तो तरीका सुने और एंजॉय करें। हमसे I1 पूछा जाए और हमसे I2 पूछा जाए। तो बच्चों जब I1 और I2 पूछा जाए तो हमें एक स्मार्ट तरीका करंट में पढ़ रखे हैं कि अगर मुझे I1 पूछा जाता है करंट इन द पैरेलल ब्रांच, अगर हमसे I1 पूछा जाएगा, ये वाला इसमें करंट पूछा जा रहा है, तो इसके पैरेलल ब्रांच को देखिए, क्या नाम है इस पैरेलल ब्रांच का, बोलिए क्या नाम है, R। इसके पैरेलल में देखो, फिर से बोल रहा हूं, अगर मुझे इसके क्रॉस करंट पूछा जाता है, इसके जस्ट पैरेलल ब्रांच को देखो, क्या नाम है, R। तो लिखो R डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, R प्लस R मतलब 2R, इंटू मेन करंट जो बटने के लिए आया था। कौन सा करंट बटने के लिए आया था बच्चों, यही आई करंट बटने के लिए आया था। तो मैं कह दूंगा यही करंट बटने के लिए आया था, 2E/3R। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा E/3R। बच्चे चाहते तो वैसे नहीं कर सकते थे, रेसिस्टेंस इक्वल है तो इक्वल करंट बटेगा, लेकिन मैंने जानबूझ के सिखा दिया कि मान लो रेसिस्टेंस नहीं इक्वल होगा तो क्या करेंगे, तो बड़ी आसानी से हम कर सकते थे। अब ऐसे ही मैंने पूछा I2 में बताओ कितना करंट होगा, तो क्या तरीका सिखाया, करो क्या बच्चों, I2 में पूछ रहा है तो I2 के पैरेलल ब्रांच को देखो, क्या नाम है, R। क्या नाम है, R डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो लो भैया फिर से सम कर दिया, R प्लस R इंटू जो मेन करंट है जो बटने के लिए आया था उसका वैल्यू कितना था बच्चों, 2E/3R। 2E/3R, R से R, 2 से 2, तो बताइए I2 का वैल्यू कितना हो गया, E/3R। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फिर से सारी बातों को समझाता हूं कि समय बराबर 0 सेकेंड पर क्या करना था। समय बराबर 0 सेकेंड पर क्या करना था कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा था उस ब्रांच में से कैपेसिटर को हटा दो और जीरो रेसिस्टेंस वायर वहां पर लगा दो, उसके बदले में एक जीरो रेसिस्टेंस वायर लगा दो। बस इतना ही काम करना था बच्चों,
उम्मीद करता हूं यहां तक तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यहां तक अगर बच्चे अच्छे समझ में आ गया है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब फिर से हम बात करेंगे। हमसे पूछा जाएगा बच्चों, हमसे पूछा जाएगा कि अब टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकंड पे, क्या पूछा जा रहा है? टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकंड पर बताओ हर ब्रांच में कितनी करंट है, हर ब्रांच में कितनी करंट है। अब देखो स्मार्ट बच्चे, स्मार्ट तरीका। क्या सिखाया मैंने? जल्दी बोलो, क्या सिखाया मैंने? तो बच्चों मैंने तो ये सिखाया कि टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकंड पर कैपेसिटर हो गया फुल्ली चार्ज। क्या हो गया? फुल्ली चार्ज। फिर से सुनो, टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकंड पर कैपेसिटर क्या हो गया? फुल्ली चार्ज। अब क्या करना है कि जहां भी कैपेसिटर लगा होगा उससे तो करंट जाने वाला है नहीं। मतलब वो करंट क्या कर दिया? वो करंट को रोक दिया, मतलब वो ब्रांच को उसने बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें करना क्या है, जरा फाइनली बात सुन लो कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ था वो ब्रांच को ही तोड़ दो, क्योंकि उससे करंट वर्ंट नहीं जाने वाला है। क्या बातें सुन पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकंड पर जिस ब्रांच में करंट, जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है वो ब्रांच को बर्बाद कर दो, क्योंकि उससे करंट नहीं जाना है। चलो देखो, मैंने ब्रांच को बर्बाद कर दिया। ले भैया ले, मैंने ब्रांच को बर्बाद कर दिया, मैंने ब्रांच को बर्बाद कर दिया। देखो मतलब ऐसे समझो कि भाई इसमें कोई करंट नहीं जाना है, इसमें कोई करंट नहीं जाना है। तो कहानी कैसा हो गया? ऐसा कहानी हो गया, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। अब इसमें करंट नहीं जा रहा है तो अब हमें एक बात करना होगा, इस आई का वैल्यू कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर इस केस में इसमें तो करंट नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसे तो करंट जाएगा यूं यूं। अब ये क्या हो गया? दोनों सीरीज आ गया, ये तो कुछ है ही नहीं। आर प्लस आर, जल्दी बोलो 2R। आर प्लस आर, बोलो 2R। तो बताओ मेन करंट कितना हो जाएगा? E अपॉन 2R। बहुत अच्छा, E अपॉन आर इक्विवेलेंट मतलब 2R। अपने को पूछा जा रहा है भाई I1 क्या होगा? अरे I1 क्या होगा, I2 क्या होगा? सोचो, क्यों सोच क्यों रहे हो? सीधा सीधा बात कर लो। यही आई ऐसे जा रहा होगा यूं, देखो देखो यूं ऐसे। तो बोलो I1 क्या होगा? जो I के बराबर होगा। और I कितना है बच्चों? E/2R। उम्मीद करता हूं हमको समझ में अच्छे से आ गया। लेकिन अगर मैं I2 पूछूंगा तो क्या कहोगे? लड्डू जीरो हो। आया समझ में? यही काम करने थे। सारी बातों का एक बात, आरसी सर्किट में सुन रहे हो, आरसी सर्किट में टाइम बराबर 0 सेकेंड पर कैपेसिटर जहां भी होगा रिप्लेस मारो, जीरो रेसिस्टेंस होगा इससे। और टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकेंड पे जहां भी इंडक्टर, जहां भी कैपेसिटर लगा है वो ब्रांच को ही तोड़ दो, समझो कि उसमें करंट जाना ही नहीं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से आ गया है तो ऐसे ही मैं आपको सिखाऊंगा इंडक्टर की कहानी। अब ये तो मैंने सिखाया कैपेसिटर की कहानी, ये मैंने सिखाया बच्चों, ये मैंने सिखाया आरसी सर्किट की कहानी। अब मैं किसकी कहानी सुना रहा हूं भैया? इंडक्टर की। किसकी कहानी सुना रहा हूं? इंडक्टर की। इंडक्टेंस क्या होता है? एल। ओहो हो, सुनो क्या कहानी है। समय बराबर 0 सेकेंड पर तुम्हें क्या करना है? बिल्कुल कैपेसिटर का उल्टा। समय बराबर 0 सेकेंड पर जहां भी इंडक्टर लगा है उस सर्किट को तोड़ दो, बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो, क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं जाना है। जहां भी इंडक्टर लगा हो टाइम बराबर 0 सेकेंड पर उस सर्किट को ब्रेक मार दो, वो ब्रांच को ब्रेक कर दो, वो ब्रांच को खत्म कर दो बिल्कुल। और टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकेंड पर जहां भी इंडक्टर लगा था उसको एक जीरो रेसिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर दो, बिल्कुल कैपेसिटर का उल्टा। आओ जरा समझते हैं इसको, तब जाकर के थोड़े फील आएगा। तुम्हारे सामने स्क्रीन पर एक सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मस्ती में समझो और मजे लो। समय बराबर 0 सेकेंड पर हमसे पूछ रहा है स्विच को दबाया, तो दबाने के साथ ही बताइए कि करंट का क्या स्टेटस है,
कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या सिखाया कि भैया जहां भी इंडक्टर लगा होगा, समय बराबर 0 सेकेंड पर जहां भी इंडक्टर लगा है, उस ब्रांच से कोई करंट नहीं आने हैं, उस ब्रांच से कोई करंट नहीं आने हैं। मतलब इस ब्रांच से कोई करंट बच्चों नहीं आने हैं। और अगर इस ब्रांच से कोई करंट नहीं आने हैं तो ये ब्रांच टूट गया, ये ब्रांच बर्बाद हो गया। और अगर ये ब्रांच बर्बाद हो गया मेरे बच्चे, तो मैं क्या बोलूंगा, खुल के बोलो, अगर ये ब्रांच बर्बाद हो गया तो इसका मतलब ये हुआ ये करंट ऐसे आ रहा है यूं। मतलब क्या बोलने वाले हो, अब बोलने वाले हो I इक्वल टू ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब की बार आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर प्लस आर, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। अब ये हो गया आई का वैल्यू। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए I1 क्या होगा और I2 क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर I1 तो I के बराबर होगा, यही तो ऐसे चला जाएगा, I1 हो जाएगा I के बराबर, मतलब E/2R। और बताओ I2 का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे लड्डू। क्या हो जाएगा, लड्डू। I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लड्डू। क्यों, क्योंकि इसमें करंट तो गया ही। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। आया ना, अरे बोलो आया, बिल्कुल आया होगा। फिर हम बात करेंगे बच्चों, मैंने बात किया, उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। भाई मैंने आपसे यहीं पर पूछ लिया कि मेरे को टाइम बराबर इनफिनिटी सेकंड चाहिए। ओहो हो, मेरे को टाइम बराबर इनफिनिटी सेकंड चाहिए। अब टाइम बराबर इनफिनिटी सेकंड चाहिए तो हम करेंगे क्या, जरा उसको सुनो। मैंने कहा जहां भी इंडक्टर लगा था उस ब्रांच में से इंडक्टर को काट के अलग कर दो। चलो जी, जैसे जैसे मुझे बोला जा रहा है वही काम करें। कर दिया, अलग कर दिया। और बोलो और क्या करना था, इंडक्टर को तो अलग करो और उसके बदले में एक 0 रेसिस्टेंस वायर लगा दो। लगा दिया जी। इतना काम करते ही मस्त हो जाओ। बस अब बता दो क्या करना है मुझे। ये आर और ये आर कैसा कनेक्शन, पैरेलल। R/2 और ये इक्विवेलेंट R/2 इसके साथ सीरीज 3R/2। देन R इक्विवेलेंट इज 3R/2। तो बताइए मेन करंट कितना हो जाएगा बच्चों, E/3R/2। बिल्कुल कैपेसिटर का उल्टा दिख रहा है मुझे यहां पर सारा कुछ। तो बताओ I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। अभी सिखाए थे कि अगर I1 निकालना है तो सामने वाले को देखो, R डिवाइडेड बाय R प्लस R 2R इंटू द मेन करंट 2E/3R। और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों E/3R। इसका भी वही रहेगा E/3R। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। आया ना, अरे बोलो ना आया। अगर आया तो चलो थोड़े अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। क्या पूछना चाह रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है बच्चों क्या टाइम बराबर इनफिनिटी सेकंड। अब देखो इस वर्ड को थोड़े और बड़े खेल खेला जा सकता है। हमसे बोला जा सकता है कि भाई प्रेसिंग द स्विच आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक स्विच को दबाए रखा, मतलब टाइम कितना हो गया, इनफिनिटी सेकंड। अब इनफिनिटी सेकंड पे पूछ रहा है कि बताओ हर ब्रांच में करंट क्या होगा। सोच क्यों रहे हो जाओ शुरू। मान लो इसका नाम था I1, मान लो इसका नाम था I2। तो बताओ मेरे बच्चे, हमने टाइम बराबर इनफिनिटी सेकंड पे क्या सिखाया था कि जहां भी कैपेसिटर लगा था पहले तो उस ब्रांच को ही बर्बाद कर दो तुम। अब अगर ये ब्रांच बर्बाद हो गया तो तुम क्या कहने वाले हो बच्चों, तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि सर दिस इज नथिंग, कुछ नहीं है, सब बर्बाद। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 2R प्लस R 3R। तो मेन करंट कितना हो जाएगा बच्चों, E/3R। ओके, बहुत अच्छी बात भाई। I1 का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे लड्डू, क्योंकि I1 तो है ही नहीं। और I2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो कहोगे I के बराबर, मतलब E/3R के बराबर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आया ना, सिंपल था भाई कि समय बराबर इनफिनिटी सेकंड पर जहां भी कैपेसिटर लगा था वो ब्रांच को ही तोड़ देना था, बस इतना ही काम करना था। आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो, क्या कहना चाह रहा है।
अब यहाँ पर मुझे फिर से बोला गया कि भाई बताओ, जल्दी जल्दी बता दो, टाइम बराबर बच्चों 0 सेकेंड पे बताओ हर ब्रांच में करंट कितना था। बढ़िया बात, पिछले वाला क्वेश्चन में इन्फिनिटी ले लिया और यहाँ पर मैंने दे दिया टाइम बराबर 0 सेकेंड। तुम ही बताओ, हमने स्विच को बंद कर दिया, टाइम बराबर 0 सेकेंड में बात कर रहा, तो मैंने क्या बताया कि जहां भी कैपेसिटर लगा था उस कैपेसिटर को पहले वहां से हटाओ, उसके बदले में क्या करो भैया बताओ फटाफट, क्या करोगे? 0 रेसिस्टेंस वायर डाल दिया, बस हो जाओ शुरू। अब क्या कहोगे? ये दोनों सीरीज है, तो 12 6 18 और ये कितना है 9, तो क्या लिखोगे? 18 गुना 9 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 9। भाई क्या हो जाएगा जरा बताओ? 18 गुना 9 बाई 27, 9 3 जा और 3 6 जा, तो कितना हो गया 6। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों मिलकर के सब क्या हो गया 6। तो बताओ मेन करंट कितना हो जाएगा बच्चों? और तो कुछ है नहीं, तो मेन करंट हो जाएगा E/6R, E/6R। ये कितना था? 6R, ये R था ना, 6R। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में अच्छे से आया है, ठीक है। अब बताओ, अब मुझसे पूछा गया कि बताओ इसमें कितना करंट था और इसमें कितना करंट था। अब तुम ही बता दो, जब मैं तुमसे I1 पूछा और I2 पूछा तो तुम क्या जवाब दिए? I1 पूछा, इसमें पूछा, तो सामने वाले को देख क्या नाम है 9R डिवाइडेड बाय दोनों का सम 9R प्लस 18R 27R, 9R प्लस 18R 27R इंटू वही करंट जो बटने के लिए आया था, वही करंट जो बटने के लिए आया था। उम्मीद करता हूं समझ में आया है। ऐसी I2 का वैल्यू बताओ। जब इसके लिए सोच रहे हो तो सामने वाले को देखो, 18R डिवाइडेड बाय टोटल सम 27R गुना E/6R। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में अच्छे से आ गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? फिर सोचो बच्चों, फिर सोचो। तुम्हारे सामने स्क्रीन पर छोटा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। मैंने बोला समय बराबर 0 और समय बराबर इन्फिनिटी। चाहो तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी जल्दी पॉज करो, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो कोई नहीं, मैं फिर समझाता हूँ इसको, अच्छे से समझते हैं भाई। अब यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है, समय बराबर 0 सेकेंड पे। देखो तुम स्मार्ट हो, तुम क्या हो भाई? स्मार्ट हो। क्या हो? जल्दी बोलो, क्या हो? स्मार्ट हो। अब भाई अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम्हें मैंने क्या सिखाया था कि समय बराबर 0 सेकेंड पर जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा होता है वो ब्रांच ही टूट जाता है भाई, वो ब्रांच ही टूट जाता है भाई। बोलो, अब अगर ये ब्रांच ही टूट जाएगा, बच्चों सोच के देखो, अगर ये ब्रांच ही टूट जाएगा तो अब तुम ही बता दो क्या कहानी होगा? क्या कहानी है भाई, क्या कहानी है? तुम कहोगे सर कहानी की बात पूछ रहे हो, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। भाई समय बराबर 0 सेकेंड पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिर्फ 9 ओम था, तो मैं क्या बोलने वाला हूं? करंट इज 18/9। ओहो हो, ये हो गया 2 एम्पियर। बहुत अच्छी बात भाई। बोलो, मैं पूछा तुमसे कि भाई बताओ इसमें कितना करंट, इसमें कितना करंट, इसमें कितना करंट और इसमें कितना करंट। इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो ये मैंने बताया, आप मुझे इस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकेंड पर क्या स्थिति होने वाला था, क्या हुआ था। ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि टाइम बराबर इन्फिनिटी सेकेंड पर क्या स्टेटस हुआ था। चलो आगे बढ़ो, हम फिर बात करेंगे बच्चों, फिर बात करेंगे बच्चों। ये देखो, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ये तुम्हारे नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से 16 में या 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये नीट का क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि समय बराबर 0 सेकेंड पर बताइए इस करंट शुदा बैटरी क्या होगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला? समय बराबर 0 सेकेंड पर तुम्हें क्या करना है? समय बराबर 0 सेकेंड पर तुम्हें क्या करना है कि जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा है उस ब्रांच को तुम पहले बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो। कर दिया उस ब्रांच को तुमने बर्बाद कर दिया। एक और ब्रांच बर्बाद हो रहा है, देखो बर्बाद ये भी हो गया हो और भाई ये भी बर्बाद हो गया। और तुम देखो ये भी, इसको हटा करके 0 रेसिस्टेंस वायर देना था तुम्हें, बस हो गया। अब तुम बताओ, हमें आई का वैल्यू पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों? R/2 R
R/2, तो बोलो करंट कितना होगा बच्चों, I इक्वल टू E अपॉन R/2। अब देखो सारा वैल्यू दे रखा है हमें, E का वैल्यू क्या दे रखा है 18 और R का वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों 9। तो भाई हो गया, आंसर आ गया 9 2 4 एम्पियर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आया है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर है ना? आसान सा क्वेश्चन, लॉलीपॉप सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आया ना? अरे आया ना भाई, बोलो। तो अगर आपको आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो था वो एलसीआर का था, तो भाई जरूर लाइक बनता है, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। और पहली बात मैंने कहा, लाइक सब्सक्राइब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर करना, और वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर सको, क्योंकि अगर आपके सिर्फ आपके शेयर से ही हमारा चैनल उठता है, हमारा चैनल हर बच्चों तक पहुंच पाता है। हमारा एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री है भाई, हमारे पास तो कोई ये नहीं है। हमें तो बस ये चाहता हूं मैं कि हर बच्चे के पास हमारा वीडियो पहुंच सके, ताकि जो भी गरीब बच्चे हैं जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उस तक ये वीडियो पहुंचे और ये वीडियो पढ़ करके अच्छे से समझ करके आगे बढ़े। चलो आगे अगले टॉपिक पे आते हैं और हम बात करें। भाई अपना टारगेट है अब पैरेलल प्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना। तो चलो बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स है बच्चों, जरा समझो क्या रूल्स होता है। एक एक रूल्स को समझो और एंजॉय करो। बस आज एंजॉय करने का दिन है। क्यों एंजॉय करने का दिन है? क्योंकि कई टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हमारे कमेंट बॉक्स में कई कमेंट्स आए, कई मैसेज आप लोग करते हो कि सर हमने ये तैयार कर लिया, हमने वो तैयार कर लिया, हमारा स्कोर इतने से इतने बढ़ चुके हैं, ये तो आनंद का समय आ गया है। जो चीज का नाम भी नहीं लिया आज मैं वो भी करवा रहा हूं सारा का सारा, ताकि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। हमारा बच्चा 4 नंबर पे छोड़ के ना आए भाई, छोड़ने नहीं दूंगा क्वेश्चंस को, चिंता ना करो, बस मेरे साथ लगो। तो भाई क्या कहना चाह रहा है, एक कंडक्टर है, इस पर तुम कोई भी चार्ज देते हो, सुनते जाओ। एक कंडक्टर पे जब भी कोई चार्ज देते हो तो वो चार्ज जाता कहां है पहले उसको समझो। तो रूल कहता है कि कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज तो रहता नहीं। जब भी किसी कंडक्टर पे चार्ज दोगे तो वो चार्ज इक्वली और आधा आधा दोनों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज रूल नंबर 1। यह पहला नियम कानून है कि जब भी किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हो, प्लेट पर चार्ज देते हो, तो भाई वो चार्ज आधा आधा दोनों सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रूल नंबर 2, मान लो इस पर चार्ज दिया 4Q और इस पर चार्ज दे दिया 8Q। तो दूसरा लॉ कहता है, दूसरा रूल कहता है कि यहां का चार्ज और यहां का चार्ज दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। सुनते जाओ। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहां का चार्ज और यहां का चार्ज इक्वल और अपोजिट होंगे। भाई इन चक्करों में ना पड़ेंगे हम तो है स्मार्ट, मैं नहीं आप भी। भाई हमें स्मार्ट बन के काम करना है, हम इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, ये है वो है, दिस है दैट है। अब देखो मैं इसके एक ट्रिक सिखाता हूं कैसे फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो आपके सामने स्क्रीन पर 2 क्वेश्चंस मैंने रखा भाई, 2Q और 4Q। तुम क्या करो, एक बेस्ट तरीका बताता हूं, तुम दूर चले जाओ, तुम दूर से देखो, तुम्हें ये दूर दिखाई दे रहा है कि 1 दिखाई दे रहा है। अगर तुम दूर से देख रहे हो बच्चों तो तुम्हें 2 दिखाई दे रहा है कि 1 दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ। तो कहोगे सर हमें तो सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है। तो आपने दूर से ही कह दिया कि हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना है? तो आपने कह दिया कि टोटल चार्ज हमें दिख रहा है 4Q + 2Q 6Q। ओहो, आप दूर से देखे तो आपको क्या दिखाई दिया कि भाई ये एक प्लेट है जिस पर चार्ज कितना है 6Q। तो आपने वही से बोल दिया, आप वही से बोल दिए बच्चों, इस पर चार्ज 6Q है, इस पर चार्ज 6Q है, तो वो 6Q चार्ज
आउटर सरफेस पर इक्वली बट जाएंगे। तो आपने वहीं से क्या कर दिया, आपने वहीं से क्या कर दिया, खेल खेल दिया। आपने वहीं से 6Q का आधा आधा मतलब 3Q और 3Q आपने बांट दिया। अब प्रॉब्लम शुरू हुआ, अब आए आप पास। अब कहाँ आए, पास। अब जैसे ही पास आए तो भैया ये तो आपको 2 दिखाई दे रहा है। अब पंगा शुरू हो गया भाई, ये तो 2 दिखने लगा। तो आपको ये समझ में आया कि नेट चार्ज तो कंजर्व रहता है। इस पर टोटल चार्ज चाहिए कितना था, 2Q। कितना चाहिए था, 2Q। तो आपको लगा क्या कि भाई यहां पर अगर हम -Q कर देते हैं तो इस पर 2Q चार्ज तो पूरा फिट हो जाएगा। 3Q और -Q मिलकर कितना हो गया, 2Q। अभी मैंने आपको रूल नंबर 2 बताया था कि जो भी यहां चार्ज होगा उसके सामने वाले उतना ही चार्ज होगा प्लस में। अगर ये माइनस तो ये प्लस, और ये प्लस तो ये माइनस। अब फिर से एक बार चेक कर लो, देखो पूरा बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ। 3Q - Q 2Q, Q + 3Q 4Q हो गया। अरे हुआ ना, कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। फिर सुनो, इसमें देखो 6Q 2Q और -4Q। तो दूर से देखो, जा बेटा ना, दूर जा, दूर से देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि सिर्फ 4Q है। तुम वहीं से बोल दिए कि भाई एक प्लेट है, इस पर चार्ज 4Q है। तो वहीं से कह दिए कि काम करते इस 4Q का आधा आधा कर देते हैं। तुम वहीं से बोल दिए 2Q और 2Q। बहुत अच्छी बात भाई। अब तुम पास आ। जैसे ही पास आए, इस पर चार्ज चाहिए था 6Q और इधर है 2Q, तो मांगता है 4Q। अच्छा जी, क्या सिखाया, ये 4Q मांगता है तो ये -4Q मांगता है, क्योंकि जितना यहां होगा सामने वाले उल्टा हो जाएगा माइनस में उतना ही। मतलब ये माइनस तो ये प्लस और ये प्लस तो ये माइनस। अब देखो इस पर टोटल चार्ज कितना चाहिए था, -4Q। तो क्या इस पर 0 होना चाहिए, यस। और अगर ये 0 तो सामने वाला भी 0 ही रहेगा, -0 तो लिखोगे। तो अब तुम चेक करो क्या सारा सिस्टम बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अरे हुआ कि नहीं, हो गया। चेक करो, 2 4 6 -4 0 -4Q 0 2Q 2Q फिट। आ रहा है समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो थोड़ी देर 2 क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। 8Q -8Q -4Q। दूर से देख, जाने यहां से, दूर से देखो कितना है। -4Q है भाई एक प्लेट पर। तो वहीं से बोल दिया -2Q और -2Q। पास आके देखो क्या लग रहा है, ये 3 है भाई। तो इस पर चाहिए कितना, 8Q। तो यहां हो जाएगा 10Q। तभी तो ऐसा होगा ना, 8Q और ये 10Q, तो ये -10Q और ये -10Q चाहिए -8Q। तो यहां होगा 2Q। तभी तो ये -8Q होगा। ये 2Q तो ये -2Q। प्लीज चेक, क्या बिल्कुल अपडेट है कि नहीं, देख लो। -2Q -2Q 4Q फिट। आया समझ में कैसे करते हैं। फिर सोचो मेरे बच्चे, फिर सोचो एक बार। दूर से देखो, तुम्हें दिखाई दिया एक 6 4 10, 10 का आधा 5। 6 4 10, 10 का आधा 5। यही से बोल दिया 5Q और वहां से बोल दो 5Q। ओहो हो, पास आ ना, पास आ। तो देखो इस पर तो 2Q चाहिए था, तो -3Q आ गया इधर। ये -3Q तो ये +3Q। चाहिए क्या, चाहिए -2Q। मतलब -5Q देना पड़ेगा यहाँ पर। ये -5Q तो ये 5Q देना पड़ेगा। ये 5Q टोटल कितना चाहिए, 6Q। तो ये होगा Q। ये Q तो ये -Q बैलेंस, यस। चेक करो बैलेंस है कि नहीं, चेक करो। अरे है ना बैलेंस। क्या मजा आया कि नहीं मजा आया, बोलो। पता नहीं आप लोग +2 में कितने लंबे लंबे मेथड से करते थे। नहीं जरूरत है, जा सर के स्टूडेंट हो, चिंता नहीं करो, वहां तो सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे। तो बस टेंशन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये नहीं सुनने को मुझे मिले कि सर आपको टेंशन हो रहा है, जैसे जैसे एग्जाम का समय आ रहा है प्रेशर में दिमाग। नहीं, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरे बच्चे हो, तुम कभी प्रेशर में नहीं रह सकते। मेरे बच्चे दुनिया को प्रेशर देता है, खुद प्रेशर नहीं लेता। कूल रिलैक्स, समझ में आ रहा है बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट के ऊपर में। तो भैया पैरेलल प्लेट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो बच्चों कि ये पैरेलल प्लेट होता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है,
दोनों के बीच के सेपरेशन डी है। इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या मेरे बच्चे याद रहेगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और अगर इसके बीच में कोई डायरेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? के टाइम्स, मतलब के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और सीधा हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे, भाई कैपेसिटर के कैपेसिटेंस निकालने का तरीका ढूंढेंगे। और हमसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखो, मस्ती में समझो। या कई सारे प्लेट्स हैं, सबके बीच के सेपरेशन डी है और सबका एरिया ए है। तो भैया हमसे पूछ रहा है कि इसके क्रॉस बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। मेरे स्मार्ट तरीकों को स्मार्ट तरीके से करना, जो चीजें सिखा रहा हूं वही सीखना, उतना ही सीख लोगे, मस्ती में समझ जाओगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले लिखूंगा बच्चों, यहां लिखूंगा, इसको नंबरिंग करो। मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, क्या करो, नंबरिंग करो। 1 2 3 4, यस। तो यहां पर देखो जिसके क्रॉस पूछ रहा है पहले तुम उसको लिखो। 2 और 3 तुमसे पूछ रहा है, 2 और 3 के क्रॉस। अब तुम चेक करो कि कोई कनेक्शन है क्या? हाँ है ना कनेक्शन। किसके बीच में कनेक्शन है? 1 और 4 के बीच में। तो जिसके बीच में भी कनेक्शन है उसको बीच में रख दो, मतलब उसका दोनों का पोटेंशियल बराबर था, ऐसे लिखना था, ठीक बात। अब तुम्हें क्या करना है उसको सुनो। अब तुम्हें यहां से शुरू करना है कैपेसिटर बनाना। ये 1 और ये 2, यहां देखो 1, यहां देखो 2, 1 2 1 बन गया कैपेसिटर एक। 2 और 3, ये रहा 2, ये रहा 3, 2 और 3 कैपेसिटर बन गया भाई लो। ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 3, ये रहा 4, बन गया कैपेसिटर। अपने को निकालने के लिए क्या बोला गया था इक्विवेलेंट, इसके क्रॉस यही था ए और ये था बी। अब तुम बताओ, ये सी, ये सी, ये सी, तो भाई कैपेसिटर का क्या कहानी है? सीरीज में रेसिस्टेंस का उल्टा दिखता है यहाँ पर। तो ये दोनों सीरीज है, तो सी सी हो गया C/2, सी सी हो गया C/2, बिल्कुल रेसिस्टेंस का उल्टा। सी सी हो गया C/2, और C/2 और C ये दोनों पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट इज C/2 प्लस C, मतलब 3C/2। तो भाई C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3C/2। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख सकते हो, C का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। योर आंसर इज 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, एंजॉय करिए। यहां पर बात है कि भाई इतने सारे कैपेसिटर हैं और हमसे पूछा किसके क्रॉस गया। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4। तो हमें पूछा गया था 2 और 4 के क्रॉस, तो यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखिए 4। अब आप मुझे बताइए क्या कनेक्शन वगैरह है कोई? यस है ना, 1 और 3 के बीच में कनेक्शन है। तो जिसके बीच में कनेक्शन है उसको यहाँ लिख दीजिए 1 और 3 के बीच में। और शुरुआत करिए कैपेसिटर बनाना। 1 और 2, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 1, ये रहा 2, बन गया कैपेसिटर। बोलिए 2 और 3, तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 2, ये रहा 3, बन गया कैपेसिटर बच्चों। फिर बताइए 3 4, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 3, ये रहा 4, बन गया कैपेसिटर। हमें इसके क्रॉस पूछ रहा था। अभी देखिए ये सी, ये सी, ये सी, सी सी टू सी, सी सी टू सी पैरेलल है, और सी इक्विवेलेंट इज सी सी टू सी, और 2C और C ये दोनों सीरीज है, तो 2C/3। कैसे भाई? C टू सी, 2C गुना C बाई 2C प्लस C, बिकॉज मैंने कहा ना बिल्कुल उल्टा होता है रेसिस्टेंस का यहाँ पर। तो 2C/3 दिस इज द C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट का वैल्यू हम कह सकते हैं 2/3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। हम फिर चर्चा करेंगे बच्चों, फिर चर्चा करेंगे। यहां पर आप देखो, यहां नंबरिंग है, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4। हमसे पूछा जा रहा है 1 और 3, यहां लिखो 1 3, और यहां लिखो 2 4। क्या बीच में कोई है? नहीं, कोई नहीं है।
बना दो कैपेसिटर, 1 2 ये रहा 1, ये रहा 2 2 3 ये रहा 2, ये रहा 3 3 4 ये रहा 3, ये रहा 4, बन गए कैपेसिटर सी सी सी। ओ भैया ये तो पैरेलल है, सी इक्विवेलेंट 3 सी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो आगे बढ़ो बच्चों, रुको मत। अब रुकने का समय नहीं है, बस कर दो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हमसे पूछ रहा है 2 और 3 5, जो 3 वही 5, 2 और 3 5। बीच में किसको रखोगे? कोई कनेक्शन वगैरह है? 1 और 4 के बीच में कनेक्शन है, यहां रख दो 1 और 4। अब मुझे बताओ जल्दी जल्दी, 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 ये रहा 3, ये रहा 4 4 5 ये रहा 4, ये रहा 5। अब जल्दी से बता दो मुझे, ये सी ये सी ये सी ये सी ये सी और ये सी क्या हो गया बच्चों? 2C। 2C और C सीरीज में आ गया, 2C/3 2C/3 और C 2C/3 और C, तो 2C/3 और C क्या हो गया? 5C/3 और C इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों 5/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी जल्दी बताओ, आया समझ में? यस। हम फिर बात करेंगे यहाँ पर, देखो थोड़ा सा ध्यान से। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमसे पूछा जाएगा इसकी कैपेसिटेंस क्या होगा। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम डला हुआ है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम डला हुआ है। पूरी थिकनेस जो है देखो, पूरी यहाँ से यहाँ तक अगर है तो ये डी है। अब क्या है, इसमें पूरा फिलिंग तो नहीं है, पार्शियल फिलिंग है। इस सब की थिकनेस अलग अलग है, तो आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस दिस वन। अब देखो ध्यान से, अगर ये पूरे फुल्ली फिलिंग है, पूरे के पूरे फिटिंग है, तो ये पूरे टर्म उड़ जाएंगे, बिकॉज T1 + T2 डॉट 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 जितना भी होगा वो D के बराबर हो जाएगा, और ये टर्म उड़ जाएगा, बस इतना बचा रह जाएगा। तो आप इसको जरूर याद रखें, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो, आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा छोटा क्वेश्चन आया, जरा समझने की कोशिश करो। इसको कैसे करोगे भाई? इसका एरिया को आधा कर दिया, हमें क्या करना है, इसके क्रॉस निकालना है। तरीका ढूंढो, हम कैसे करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। हम इसको, इस प्लेट का नाम 1 रखेंगे, इस प्लेट का नाम 2 रखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, बच्चों, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। एक प्लेट का नाम A1 था और एक प्लेट का नाम 2 था। फिर यहां भी एक प्लेट का नाम 1 था, एक प्लेट का नाम 2 था। बस हो गया। इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक K1 डला हुआ है, और इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक K2 डला हुआ है। इसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी C1, वो होगी K1, ध्यान दीजिए, वो होगा K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए के बदले में A/2 अपॉन सेपरेशन तो D ही है। ये हो गया C1 का वैल्यू बच्चों। ऐसे ही C2 का वैल्यू बताओ इसका, तो इसका लिखोगे, डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है K2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी एरिया क्या होगा बताओ? इसका एरिया क्या दे रखा है क्वेश्चन में? A/2 अपॉन D। ये हो गया C2। अब मुझे बताओ, इसके क्रॉस पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बोलोगे? तब का जवाब होगा कि दोनों हमें पैरेलल मोड में दिखाई दे रहे हैं, C1 + C2 योर आंसर। ये रहा C1, वो रहा C2, आंसर देखो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। अगर बहुत अच्छे से आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसको जल्दी से जल्दी कमेंट करो। इसमें क्या है, एरिया तो फुल है, ये बस D/2 है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ बच्चों, 1 नंबर 2 नंबर, फिर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसा कुछ हो गया। 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब ये देखो, ये C1 है, ये C2 है, दोनों सीरीज बना दिया बच्चों। C1 का वैल्यू क्या लिखोगे पहले ये बताओ? C1 का वैल्यू हो जाएगा K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो फुल है लेकिन D/2 है। और C2 का वैल्यू अगर पूछो बच्चों तो क्या कहोगे? K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट,
एरिया तो ए है, D/2 है। अब ये जो इक्विवेलेंट निकालोगे इसके क्रॉस तो क्या कहोगे, सीरीज में क्या होता है C1 प्लस C2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और एंजॉय करते हैं। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इस सारे के सारे पिछले वाले क्वेश्चन ही है, बस इसमें क्या होगा बच्चों, C1 C2 C3 ये तीनों के तीनों सीरीज मोड में है, तो क्या लिखोगे, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 1/C2 1/C3। अब तुम मुझे इतना बता दो जल्दी जल्दी, एरिया तो सबका वही है, बस ये D/3 है। C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3। C2 क्या होगा, K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3। C3 क्या होगा, K3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A D/3। पुट ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब इसमें देखो यहाँ पर एरिया आधा आधा है, इसका आधा और इसका भी आधा है। इसमें D/2 इसमें पूरा D रहेगा, इसमें D/2 होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे। तो बच्चों हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, स्विचिंग प्रॉब्लम को करने की कोशिश करते हैं। तो देखो स्विचिंग प्रॉब्लम की क्वेश्चंस को कैसे किया जाए भैया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा ये। स्विचिंग वाले प्रॉब्लम बच्चे से नहीं बनते। मैं आपको 2 या 3 टाइप के स्विचिंग प्रॉब्लम कराऊंगा। कभी भी क्वेश्चन आएगा स्विचिंग के तो उसी से आता है। हो सकता है इस साल स्विचिंग के प्रॉब्लम हो, पक्का तो नहीं कहना, बहुत मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं, अपना जो पूरा का पूरा जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर कह रहे हैं कि इस साल स्विचिंग के प्रॉब्लम आ सकते हैं, संभल जाना। भैया यहाँ पर देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि ये 2 वोल्ट का बैटरी है, 4 वोल्ट का बैटरी है, उसकी ऐसी कुछ कहानी है। कह रहा है कि फाइंड चार्ज फ्लोन इन 1 2 3 आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच को दबाते ही बताइए 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में कितना चार्ज गया। आप क्या करो, इसको 2 तरीके से एनालाइज करना है। जब ऐसे क्वेश्चंस आए मेरे बच्चे, तब आपको क्या करना है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। आप पहले मान लीजिए कि स्विच ओपन है। क्या है, स्विच भैया ओपन है। क्या है, खुला है दरबार, स्विच ओपन है। भाई स्विच तो ओपन है, और स्विच को ओपन रहने दो भैया, ठीक है। अब ये स्विच अगर ओपन होगा तो ये 6 और ये 3 ऐसी कुछ कहानी होने वाली है। स्विच खुला है तब तो ये दोनों हो गया 6 3 2, 6 गुना 3 बाय 6 प्लस 3 2 माइक्रोफैराडे, और ये दोनों बैटरी मिलकर हो गया कितना, 2 और 4 6। ध्यान दो, 2 और 4 6। तो भाई इस पर चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू CV। C का वैल्यू हो गया 2 और V का वैल्यू हो गया 6, 12 माइक्रो कूलम्ब चार्ज। चूंकि दोनों सीरीज में है तो मैं कह सकता हूं कि इस पर जो चार्ज होगा बच्चों वो होगा +12 -12 +12 -12। ये अपने को पहला काम करना था कि स्विच को खोल देना है। स्विच खोलते ही ना ये कहानी दिखाई दिया। अब क्या करो, स्विच को क्लोज कर दो। जैसे स्विच को क्लोज करोगे तभी तो पता लगेगा ना क्या से क्या हो गया। देखते देखते चेक करो, देखना अच्छे से देखना। स्विच को क्लोज कर दो भैया। क्लोज जैसे ही तुम करोगे तो ये होगा ऐसा कुछ फोटो, ये कुछ ऐसा फोटो बन जाएगा। देखते जाना, ये 6 माइक्रोफैराडे और ये 3 माइक्रोफैराडे, कुछ ऐसी कहानी दिखने लगी है। स्विच को अब बंद कर दिया मैंने, ये 6 और ये 3, ये 6 और ये 3 माइक्रोफैराडे। और हम यहाँ पर लगाएंगे नोडल एनालिसिस। हम आपको सिखा रखे हैं नोडल एनालिसिस। अगर आपको नोडल एनालिसिस नहीं आता है तो पुराने वीडियो में जाइए, मैं आपको भेजा था ना, आपको ग्रुप में भी भेजा था। तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट और ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो आपको पुराने वीडियो में मैंने भेज रखा है नोडल एनालिसिस करंट की। जब वीडियो 2 करवाया था तो आपको इस मैराथन सीरीज में हमने 2 वीडियो करवा रखा है। इस 2 वीडियो में आपको याद होगा कि हमने पूरे नोडल एनालिसिस पे पूरी रामायण कहानी सुनाया था। तो भाई बताओ मेरे को क्या लिखोगे। इसका यहाँ शुरू करते ये लिखेंगे 0 तो ये लिखेंगे 2, और ये हो जाएगा 2 तो ये भी 2, ये 0 तो ये भी 0, ये 2 तो ये 6, 2 और 6 मिलके 6, और ये भी 6। अब यहाँ पर तुम्हें समझना होगा कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 में से 2 गया 4,
और इस कैपेसिटेंस है 6, तो चार्ज कितना होगा 6 गुना 4 24, और ये हाई तो इसलिए +24, ये लो इसलिए -24। अब यहाँ पर बात क्या करोगे, 2 और -0, 2 तो या 6, ये +6 ये -6। अब तुम्हें इक्वेट करना है, सोच के देखो इक्वेट कैसे करोगे। पहले इस पर 12 था, आज इस पर 24 हो गया। पहले इस पर 12 था, आज इस पर 24 हो गया, मतलब 12 माइक्रोकूलम चार्ज आया था स्विच के दबाते ही। फिर सुनो, पहले इस पर 12 था, पहले इस पर 12 था, देखो ध्यान से, पहले इस पर -12 था और आज इस पर -6 हो गया, मतलब 6 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है। अब तुम देखो, इधर से 12 इधर से 6, तो स्विच दबाते ही चला गया इसमें 18, क्योंकि नोड पर तो चार्ज 0 हो जाएगा। तो भाई 12 इधर से 6 इधर से तो आ गया 18। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो पॉज करो और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसके आंसर्स। वही सेम क्वेश्चंस 1 2 3 में चार्ज कितना होगा, स्विच को दबाते ही बताना कि इसमें चार्ज कितना होगा। ये आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट बच्चों, आपके सामने में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि हीट कितना डिसिपिटेट होगा। जब भी हीट वाले क्वेश्चंस होंगे तो आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूं उसको थोड़े ध्यान से सुनना। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, हाफ C1C2 बाई C1 + C2 इंटू, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये प्लस और ये प्लस अगर कनेक्ट होगा तो आप ऐसे लिख देना V1 में से V2 का स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस लिखा है और यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस की बजाय प्लस कर देना, हो गया। आपसे पूछा गया कि समय बराबर 0 सेकेंड पर मैंने स्विच को दबा दिया तो कितना हीट डिसिपिटेट करेगा। तो क्या जवाब दोगे बच्चों, हाफ C1C2। कितना C1 है जरा बताओ, C1 है 2 और C2 क्या है 3, तो 2 गुना 3 बाय 2 + 3, C1C2 बाई C1 + C2 इंटू V1 में से V2, तो 10 में से 5 गया 5 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 से 2 गया तो कितना हुआ 25 3 75 बाई 5, 15 माइक्रोजूल। इतना हीट डिसिपिटेट होगा बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें एक बात और पूछे जाते हैं, हीट के अलावा एक बात आपसे और पूछा जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा जैसे ही स्विच को दबाऊंगा। तो थोड़ा ध्यान देना, चार्ज फ्लो का तरीका बताता हूं। जो तरीका मैं बताऊंगा अगर तुम समझ लिए तो मजे ही मजे हैं। तुम क्या करो, स्मार्ट बनो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। तुम यहां पर देखो कि इसका देखो कैपेसिटेंस 2 है और वोल्टेज 10 है, इस पर चार्ज कितना होगा 20, Q = CV। ऐसे तुम इसका बताओ, कैपेसिटेंस 3 है और वोल्टेज 5 है, तो 5 दिया 15। अब तुम इतना बता दो, ये 20 और ये 15 मिलकर कितना हो गया 35। तो पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना है बच्चों 35। तो जैसे ही सिस्टम पर चार्ज 35 है तो तुम कुछ भी कर लो यार, फाइनल भी सिस्टम के चार्ज जो होगा वो 35 ही तो होगा। तो मान लो फाइनल पोटेंशियल हो गया V, तो इस पर चार्ज कितना होगा 2V और इस पर चार्ज कितना होगा 3V, तो 5V = 35। तो मुझे ये बात भी पता लग गया कि यहाँ का फाइनल पोटेंशियल हो गया 7 वोल्ट। अब यहीं पर तुम्हें समझ में आएगा कि भाई अगर इसका फाइनल पोटेंशियल 7 वोल्ट, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, तो इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा 14। 7 गुना 2 14, और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा 21। तुम खुद सोचो, पहले 20 था अब 14 हो गया, तो कितना चार्ज फ्लो कर गया 6 माइक्रोकूलम। ऐसे क्वेश्चन आएगा, जरूर करिएगा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा आप इसको ट्राई लीजिए, क्या कहना चाह रहा है। इसमें भी दोनों बात पूछ लिया मैंने कहा पहली बात तो मुझे ये बताओ कि चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो मान लो कि फाइनल पोटेंशियल हो गया दोनों का V। अब हम क्या करेंगे, हम पहले चार्ज निकाल लेते हैं, 10 गुना 8
80, और यहां बोलो -5 गुना 2 -10। तो पहले सिस्टम पर चार्ज कितना था 70, 80 में से 10 गया 70, यही दोनों डायरेक्टली लिंक है बस। तो अब क्या बोलने वाले हो, पहले 70 था तो आज भी 70 ही होगा। फाइनल वोल्टेज है V, तो ये हो गया 8V और ये हो गया 2V, 2 गुना V। तब तुम बताओ V बराबर कितना आ गया 7 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों 7 वोल्ट। और अगर वोल्टेज आ गया 7 वोल्ट तो तुम बताओ इस पर चार्ज कितना होगा 56, इस पर चार्ज कितना होगा बच्चों 14। तुम क्या कहोगे, पहले 80 था आज 56 हो गया, तो कितना निकल के आ गया 24। लेकिन यहीं पर अगर मैं तुमसे चार्ज ना पूछ करके, चार्ज फ्लो ना पूछ करके, वोल्टेज ना पूछ करके ये पूछता कि कितना हीट डिसिपिटेट हुआ है, तो क्या जवाब देते, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। नहीं, देखो ये प्लस और माइनस डायरेक्टली कनेक्ट है, तो यहां पर लिख देना होगा V1 प्लस V2 का स्क्वायर। याद रखना, अगर ये प्लस और ये प्लस कनेक्ट होता है तो हमें V1 माइनस V2 का स्क्वायर लिखना है, लेकिन अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कनेक्ट है तो यहाँ पर लिख देना होगा V1 प्लस V2 का स्क्वायर। बात खत्म। अब मुझे बताओ कितना हीट डिसिपिटेट करेगा बच्चों, हाफ C1 C2। C1 है 8, C2 है 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बाई 10, 8 प्लस 2 इंटू V1 प्लस V2, तो 10 और प्लस 5 लिखना है, माइनस प्लस ऑफ माइनस मत कर देना, 10 प्लस 5 का स्क्वायर। 9 लोग 2 से 2 गया, 8 बाई 10 गुना 15 वी कैन इजीली सॉल्व इट। बड़ी आसानी से हम बता देंगे कितना माइक्रोजूल हीट डिसिपिटेट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं टॉपिक का। चलो अच्छा, आपके सामने में एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करो बच्चों, जरूर ट्राई करो। अगर आपसे बन जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं इसको खुद ही समझा देता हूं। मान लो आपसे नहीं बना तो फिर कैसे करेंगे, इसको समझो। मैं इसको ऐसे करता हूं, मैं हल्का सा हिंट कर देता हूं। जैसे स्विच को दबाऊंगा तो ऐसे वोल्टेज निकलेगा, ठीक है बच्चों, ऐसे जाएगा। बस इसको यहाँ पर किरचॉफ्स की लॉ लगा दो, बन जाएगा। अगर आपसे नहीं बने तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक बार ट्राई जरूर लेना चाहिए आपको। ट्राई लेकर के अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। आप तब तक इसको जरूर ट्राई करना। ये दोनों क्वेश्चंस आपको ट्राई लेना है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी ट्राई करना है बच्चों। ये भी वही क्वेश्चन है कि जैसे स्विच को दबाया तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, सिर्फ इतना ही बताना मैं आपको। अब यहाँ पर देखो क्यूब वाले प्रॉब्लम आते हैं, सबकी कैपेसिटेंस C है। इसमें हमें पूछा जाता है एस डायगोनल, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। क्या पूछा जाएगा, एस डायगोनल, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। तो जरा सुनिएगा ध्यान से, सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। हम कैसे करते हैं इसको, तरीका सुनिए। ये होता है एज, ये होता है फेस और ये होता है बॉडी। हम कुछ ऐसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और सब में C चिपका दो, हो गया आंसर आ गया। फिर सुनाओ, एस डायगोनल, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, 1 2 3 4 5 6 7 और सब में C चिपका दो। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो ध्यान से, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे थोड़ी सी चर्चा करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनते जाएंगे, सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो होता क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है।
सच्चाई क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, बीच रास्ते में कहीं नेगेटिव चार्ज आता है तो वहां पर थोड़ा सा झुक जाता है। यही कहानी इधर भी दिख रहा है मुझे, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ में आया बातें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये कहानी है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझना होगा पॉइंट्स को। दो चार्ज है, मान लीजिए एक Q1 चार्ज है और ये -Q2 चार्ज है। जब दो फील्ड लाइंस को जब दो चार्ज को एक दूसरे के करीब रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव की तरफ आता है, हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव की तरफ आता है। सुनना है बात, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव की तरफ आता है, पॉजिटिव से निकलता है बच्चों, नेगेटिव की तरफ आता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, यही कहानी है। एक बात समझना, जो बात समझाने जा रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यहाँ नंबर ऑफ लाइन गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। Q1 का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 8, और Q2 का मैग्नीट्यूड अगर बात करूं मैं तो प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा बच्चों, योर आंसर इज 8/7। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को तो आपने देखा, ऐसी एक और कहानी देख लीजिए आप। मैं एक बात और आपको चर्चा करके बताना चाहता हूं कि मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज ही रखा हुआ है, ये Q1 ये Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं तो पहले से बता चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलते हैं, फील्ड लाइंस निकलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज ये भी है। तो देखो इसका फील्ड लाइंस ऐसा हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से फील्ड लाइंस को दिखाओगे, इस प्रकार से फील्ड लाइंस को दिखाया जाएगा। ये दिखाना चाहता है कि ये ऐसा नल पॉइंट है जहां पर नेट फील्ड 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ विशेष प्रॉपर्टी होता है, वो अभी आपको समझना होगा कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास दो चीजें होते हैं, लेटरल प्रेशर और लॉन्गिट्यूडनल टेंशन। ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल टेंशन टू सिमिलर चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। Due to lateral pressure, two similar charges repel each other। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? टेंशन की वजह से अट्रैक्ट होता है और लेटरल प्रेशर की वजह से एक दूसरे को प्रेशर मार रहा है। ये बात भी ध्यान रखना है अपने को। फिर हम बात करेंगे बच्चों, आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों कि इसमें से कौन सा लाइन सही है। तो आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा और आपको इसको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी और होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक और प्रॉपर्टी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, ये याद रखना। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर में कभी भी कंडक्टर के अंदर में नहीं आ सकता। और ये बात भी ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के ऊपर में नॉर्मली फॉल करता है, हमेशा नॉर्मली ही फॉल करता है। तो अब देखो इस सारी बातों को याद करते हुए हमें चेक करना होगा कि कौन सा फील्ड लाइन सही है। अब ये देखो एक नंबर गलत कैसे है, क्योंकि नॉर्मली इस पर फॉल नहीं कर रहा है, इसीलिए ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जा चुका है और किसी भी कंडक्टर के अंदर में फील्ड लाइंस नहीं जा सकते, इसलिए ये भी गलत है। इसके बारे में क्या चर्चा है भाई, ये तो निकला है। फिर देखो फिर से वही कहानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर में जा चुका है, जो कि संभव नहीं होगा, इसलिए ये भी फील्ड लाइन सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्या ये फील्ड लाइन सही है? बिल्कुल सही है। नॉर्मली भी फॉल कर रहा है, नॉर्मली भी फॉल कर रहा है और इसके अंदर में गया भी नहीं। तो हम कहेंगे 4 नंबर फील्ड लाइन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही 4 नंबर लाइन है। हम फिर चर्चा करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। तो पूछा क्या गया कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको याद है? Q1 के जो मैग्नीट्यूड होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को गिन लीजिए। तो यहाँ पर गिनिए तो कितना है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो भाई Q1 प्रोपोर्शनल टू 13 और Q2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑफ कोर्स Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है Q2 के मैग्नीट्यूड से। तो भाई पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है बच्चों कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। चलो पहला ऑप्शन सही है। फिर हमें क्या बोला गया कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, तो फिर ये गलत हो जाएगा। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ, मैं इस ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो मोर देन 1 आ जाएगा। फिर आपके एग्जाम में मोर देन 1 तो पूछेगा नहीं। लेफ्ट ऑफ Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, नहीं ये नहीं हो सकता। Q1 की राइट की तरफ, इस तरफ देखो ये हैवियर चार्ज है, तो इधर तो फील्ड लाइन 0 नहीं होता, इधर तो फील्ड 0 नहीं होगा, इसके राइट की तरफ फील्ड 0 होगा। इसलिए ये ऑप्शंस भी गलत है। ये तो गलत है ही, ये तो गलत है ही, ये सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। यहीं पर अगर जो मैंने लिखा था राइट लिखा था, तो राइट अगर मैं गलती से भी लिख देता बच्चों, राइट अगर मैं गलती से लिख देता तो सारा का सारा खेल ही सत्यानाश हो जाता और मैं कहता फिर ए और सी दोनों सही हो जाते, जो कि नहीं करने थे। हमने अपने को सिंगल्स करेक्ट वाले क्वेश्चन करने हैं, इसलिए ऐसी हरकतें वो नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर भी पूछा गया कि इसमें से कौन सा लाइन सही है। चेक करो ये गलत है। क्यों गलत है भाई? फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर में एंट्री कर गया। हुआ क्या है, कैविटी के अंदर में एक चार्ज रखा हुआ है, बोला कौन सा लाइन सही है। और ये देखो ये लाइन गलत क्यों है, इसके अंदर में आ गया, ये भी गलत हो गया। ये नॉर्मली नहीं फॉल कर रहा है इसलिए गलत है। ये सही क्यों है, क्योंकि अंदर भी नहीं गया, नॉर्मली फॉल कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ। जो टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं उसको थोड़े ध्यानपूर्वक सुने। पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट, क्या मेरे बच्चे याद रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, पॉजिटिव चार्ज के लिए पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट, नेगेटिव चार्ज के लिए दूसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। बोलो ये बात भी याद रहेगा? फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, पॉजिटिव चार्ज के लिए पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट, और नेगेटिव चार्ज के लिए दूसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस ग्राफ को बनाना पड़ेगा हमें। ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है? पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट। ये रहा तीसरा क्वाड्रेंट और ये रहा पहला क्वाड्रेंट। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट। इसने मुझे ये बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और होता भी है। दो पॉजिटिव चार्ज है तो बिल्कुल मिड में आकर के फील्ड 0 होते हैं r/2 डिस्टेंस पर। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गया। बहुत स्मार्ट तरीके से बनाना है। फिर यहाँ ग्राफ देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ क्या होता है? पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट। नेगेटिव चार्ज का ग्राफ क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस ग्राफ ने मुझे क्या बताना चाहा? इस बीच में कहीं पर भी फील्ड लाइंस, कहीं भी फील्ड 0 नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर देखो, जहाँ पर दोनों नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है तो तुम क्या कहोगे? नेगेटिव चार्ज होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी नेगेटिव चार्ज है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल। और ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर आकर के फील्ड 0 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब यहीं पर मैं एक ग्राफ और थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ बच्चों। अगर मैं आपको ये ग्राफ पूछ लेता हूँ कुछ ऐसे, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ जो चार्ज है वो है 8Q और यहाँ जो चार्ज है वो है -Q। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा क्या हुआ है सोच के देखो। ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट, नेगेटिव चार्ज है दूसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। लेकिन ये ऐसा ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि मैं देखूंगा अगर कैलकुलेशन करके तो मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पर भी फील्ड 0 है, इसके आसपास भी फील्ड 0 है। इसीलिए ऐसे ग्राफ थोड़े से बदल जाते हैं
और ये ग्राफ कुछ ऐसे नहीं बदल के, देखना कैसे बदलता है, थोड़ा ध्यान से समझना इस ग्राफ को, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये ऐसे जाता है। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पर फील्ड 0 है, तो यहाँ पर पहले ग्राफ कट मारेगा, कट मारते मारते फिर जाएगा ऐसे। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम बात करेंगे अगला टाइप के क्वेश्चंस, मुझे इस तरीके का पूछा जाएगा कि फाइंड रिलेशन बिटवीन फील्ड पोटेंशियल VA, VB, VC एंड VD। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, सुनते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप करता है। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल सेम रहेगा। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों VA का, सबसे ज़्यादा हो जाएगा VA का, उसके बाद हो जाएगा VB का, और फिर हम बात करेंगे VB और VC दोनों बराबर होगा, Q बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पॉइंट दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल के पॉइंट्स थे। तो VB इक्वल टू VC, और फिर VC से छोटा हो जाएगा VD, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हमारा फील्ड घट जाएगा, हमारा पोटेंशियल घट जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहीं पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक दो इंपॉर्टेंट बात सामने आ रहा है, हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहले मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आउटसाइड क्या होता है बच्चों, KQ/R²। इसका सरफेस पे क्या होता है बच्चों, KQ/R²। इसका इनसाइड कितना होता है बच्चों, 0। तो अगर ये इनसाइड 0 हम बात करेंगे तो ये रहा R बराबर R, ये रहा देखो, ये रहा यहाँ तक 0। फिर हम बात करेंगे, ये हुआ KQ/R²। यहाँ देखो ध्यान से, उसके बाद हाइपरबोला हो जाएगा। क्यों हाइपरबोला होगा, क्योंकि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। दिस इज द ग्राफ ऑफ हाइपरबोलिक। बहुत अच्छी बात भाई। फिर ऐसे ही ग्राफ हमसे पूछे जाते हैं सॉलिड स्फीयर का, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होता है बच्चों, वो होता है KQ/R², ये याद रखना होगा अपनों। फिर हम बात करेंगे सरफेस पर, तो ये होता है बच्चों KQ/R²। अगर हम बात करें आउटसाइड, तो ये होता है बच्चों KQ/R²। तो यहाँ पर देखो, इसका ग्राफ अगर देखें तो ये R बराबर R है, ये R लेस देन R है, और ये R ग्रेटर देन R है। तो यहाँ से ग्राफ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू R है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और उसके बाद हाइपरबोली होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ दिख रहा है मुझे, और ये इंडिपेंडेंट ग्राफ हो गया बच्चों। इस ग्राफ को भी हमें ध्यान रखना होगा, इट इज द ग्राफ ऑफ सॉलिड स्फीयर। फिर चर्चा करो, आगे बढ़ो बच्चों। अब यहाँ पर देखो, हमें कंसेंट्रिक स्फीयर की बात कर रहा है। कंसेंट्रिक स्फीयर में हमसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, R लेस देन R। हमें यहाँ पर गॉस लॉ को फॉलो करना होगा और अच्छे से समझना। देखो, हमें जब यहाँ पूछा, इस पॉइंट पर पूछा, तो एक गॉसियन सरफेस को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब बताओ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, चार्ज ही नहीं है, सारा चार्ज तो बाहर है गॉसियन सरफेस से। और गॉसियन सरफेस के अगर बाहर चार्ज है तो हमें क्या करना, इसका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर में तो चार्ज नहीं है, तो नहीं है तो फील्ड 0 हो जाएगा बच्चों। R बराबर R पे बात कर रहा हूँ मैं, तो गॉसियन सरफेस मेरा ये है बच्चों। अब देखो, इस गॉसियन सरफेस के बाहर कुछ भी है, हमें क्या करना, इसके लिए सरफेस का पॉइंट है R बराबर R, तो फील्ड हो जाएगा बच्चों, कितना चार्ज है Q, KQ/R²। यस, हम R और 2R के बीच में ग्राफ पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ पर वैल्यू पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है, तो ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। और अगर हमारा ये गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस के बाहर कोई भी चार्ज होगा कोई मतलब नहीं बनता। गॉसियन सरफेस के अंदर में जो चार्ज है, मेरे लिए आज भी वो पॉइंट चार्ज होगा, और इस चार्ज के लिए ये पॉइंट बाहर का पॉइंट है। कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, स्मॉल r के डिस्टेंस पर। तो फील्ड क्या लिखेंगे आप, फील्ड लिखेंगे KQ/r²।
स्मॉल आर का स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही मैंने पूछा r बराबर 2r, मतलब ये वाला गॉसियन सरफेस मेरा हो गया। अब इस गॉसियन सरफेस के बाहर में ये चार्ज है, कोई मतलब नहीं। गॉसियन सरफेस के अंदर में या सरफेस तक कितना चार्ज है, तो आपका जवाब होगा 2q और q मतलब 3q। और पूछा गया इसके सरफेस पर, तो हम ऐसे लिखेंगे फील्ड इज k इंटू 3q बाई 2r का स्क्वायर। यस, जैसे मैंने पूछा कि भाई यहाँ बताओ कितना होगा फील्ड r और 4r, 2r और 4r के बीच में, तो ये बाहर का पॉइंट है दोनों के लिए, तो मैं कह दूंगा k इंटू 3q बाई स्मॉल r का स्क्वायर। बच्चों अगर हम बात करें यहाँ नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये जो पॉइंट है इसकी सरफेस है और इन सब के लिए बाहर है। बाहर कितना है, सरफेस पर है। इतना नहीं उलझो, सीधा बात करो। इस गॉसियन के अंदर में टोटल चार्ज कितना है, 4 2 6 1 7, तो लिख दो 7q इक्वल टू 7k इंटू 7q बाई कितना है ये डिस्टेंस, ये रेडियस, तो 4r का स्क्वायर। अगर r बड़ा है 4r से, तो बच्चों हम लिख देंगे कि 7q बाई स्मॉल r का स्क्वायर। बस ऐसे हम लोग कंसेंट्रिक स्फीयर्स को सॉल्व कर लेंगे। अब ये चिंता मत करना कि इतने सारे पूछेगा, इसमें से कोई भी एक पार्ट पूछ लेगा, क्या पता ये पूछ ले, क्या पता एक कोई एक पूछेगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़िए बच्चों, रुकिए मत। अब यहाँ पर हमें फ्लक्स की बात करता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। फ्लक्स को निकालते कैसे हैं? फ्लक्स को निकालने का एक सिंपल तरीका होता है। फ्लक्स होता है ई डॉट ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ज़रा समझने की कोशिश करिए कि जो फील्ड है वो फील्ड 3 एक्सिस पर है। यहाँ पर फील्ड 3 एक्सिस पर है बच्चों। कुछ तो फील्ड ऐसे है बच्चों, कुछ फील्ड ऐसे हैं। इस एक्सिस पर फील्ड का नाम E1 था, इस एक्सिस पर जो फील्ड है उसका नाम बच्चों E2 था, और इस एक्सिस पर जो फील्ड है उसका नाम E3 था। अब आप समझो, यहाँ पर तीनों एक्सिस पर अलग अलग फील्ड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तीनों एक्सिस पर फील्ड अलग अलग दिखाई दे रहा है, E1, E2 और E3। हमें पता करना है कि हर सरफेस ने कितना फ्लक्स दिया है और नेट फ्लक्स भी निकाल देना होगा। मैं कुछ नामांकन कर देता हूँ। मैं इस सरफेस का नाम रखता हूँ A, B, C, D। इस सरफेस का नाम रखता हूँ मैं बच्चों E, F, G, H। ठीक है, इतने सारे सरफेस हैं। हमें करना क्या है बच्चों, एक चार्ट बना लेना है, और एक चार्ट बना करके मैं जो सिखाता हूँ उसको थोड़े ध्यान से समझना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर मैं सरफेस का नाम लिखूंगा, यहाँ मैं प्लेन लिखूंगा, यहाँ मैं एरिया वेक्टर लिखूंगा, और यहाँ मैं फ्लक्स लिखूंगा। मेरा पहला सरफेस का नाम है ABCD, मेरा दूसरा सरफेस का नाम है EFGH, मेरा तीसरा सरफेस का नाम है BCFG, मेरा चौथा सरफेस का नाम है ADEH, मेरा पांचवा सरफेस का नाम है CDEF, और मेरे छठे सरफेस का नाम है ABGH। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, जितनी बातें पूछूं उतना सही सही जवाब देना। जो ABCD है वो कैसा प्लेन है बच्चों, तो कहोगे ये XZ प्लेन है। ABCD जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, X एक्सिस और Z एक्सिस, X एक्सिस और Z एक्सिस। तो अगर ये XZ प्लेन है बच्चों, ये भी XZ प्लेन है। ऐसे BCFG की बात करो तो ये कौन सा प्लेन है बच्चों, तुम क्या कहोगे, ये YZ प्लेन है, Y एक्सिस और Z एक्सिस है ये। ऐसे ADEH कैसा प्लेन है, ADEH, ये भी YZ प्लेन है बच्चों। CDEF कैसा प्लेन है, तो कहोगे XY प्लेन है, और ये भी XY प्लेन है। अब आपको ये समझना है कि अगर मेरा प्लेन XY है
जो भी नॉर्मल होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब इसका एरिया क्या लिखोगे, ए स्क्वायर। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर देखो ऐसे एरिया वेक्टर रहेगा, ए स्क्वायर जे कैप। इसका एरिया वेक्टर क्या लिखोगे, माइनस ए स्क्वायर जे कैप। इसका एरिया वेक्टर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर आई कैप। ऐसे एरिया वेक्टर रहेगा। इसका एरिया वेक्टर क्या लिखोगे, माइनस ए स्क्वायर आई कैप। ऐसे इसका एरिया वेक्टर क्या लिखोगे बच्चों, ए स्क्वायर के कैप और ए स्क्वायर के कैप, लेकिन माइनस में। अब ध्यान देना, हमें फ्लक्स निकालना है। तुम देखो अगर मैं इसका फ्लक्स की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे है भाई। इसके फ्लक्स में, इसका फ्लक्स में किसका कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ E2 का। ना E1 का होगा ना E3 का होगा, क्योंकि E1 और E3 दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर से। तो ना तो इसने फ्लक्स दिया होगा ना इसने फ्लक्स दिया, जो फ्लक्स दिया है इसने दिया है। तो क्या आंसर लिखेंगे आप, E2 इंटू ए स्क्वायर ओनली। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस E2 इंटू ए स्क्वायर ओनली। ऐसे इसकी बात करो तो भाई इसका किसने फ्लक्स दिया है, ये वाला। तो कहोगे E1 ने फ्लक्स दिया है, बाकी तो दोनों परपेंडिकुलर है इस एरिया वेक्टर से, इस एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, याद रहेगा आपको। तो लिख देंगे E1 गुना ए स्क्वायर, और बच्चों ये हो जाएगा माइनस E1 गुना ए स्क्वायर। ऐसे यहां बात करो तो बस इसकी वजह से ये देखो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो बस इसमें हम क्या कहेंगे, के कैप के लॉन्ग हो रही है। तो ये E3 की बात होगी, E3 गुना ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस E3 गुना ए स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रहा है। हर सरफेस ने कितना फ्लक्स दिया है मैंने बताने की कोशिश किया। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नेट फ्लक्स कितना होगा, तो नेट फ्लक्स तो आज भी जीरो है। अगर सिमेट्रिकल फोटो है तो भाई नेट फ्लक्स तो जीरो होना ही होगा भाई, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया। इसमें दिया हुआ है, इसमें भी पूछा था नेट फ्लक्स या फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, ऐसी बात पूछा है बच्चों। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो आप इसकी बात करो, ए बी सी कितना होगा इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ऐसा होगा और फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसा है। तो भाई क्या लिखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो कौन कौन से जीरो फ्लक्स देगा, एक तो ये सरफेस जीरो फ्लक्स देगा, एक सरफेस ये वाला फ्लक्स जीरो दे देगा, और एक ये वाला ई, देखो DFE, ये भी अपने को जीरो फ्लक्स देगा। तीन सरफेस को जीरो फ्लक्स दे दिया। अब ये दोनों फ्लक्स जो देगा वो कितना देगा, पहले ये बताओ, इसका फ्लक्स कितना होगा और उसका फ्लक्स कितना होगा। इसका फ्लक्स होगा बच्चों, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो क्या लिखने वाले हो, E0, इसका फ्लक्स निकालने जा रहा हूं, E0 गुना ये कितना है बच्चों, अगर ये A है तो ये हो जाएगा A साइन थीटा, और ये है B, AB साइन थीटा। और आप जानते हो कि नेट फ्लक्स जीरो होता है, सिस्टम का नेट फ्लक्स जीरो होता है। इसका मतलब अगर ये E0 गुना AB साइन थीटा माइनस में है, माइनस में क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो नेगेटिव में फ्लक्स आएगा। तो यहाँ का फ्लक्स इतना ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव में होगा। क्यों पॉजिटिव में होगा बच्चों, क्योंकि नेट फ्लक्स को तो जीरो होना था। तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ ऐसे आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ आएँ और पूछें कि भाई ऐसा कोई शेप दिया हुआ है कोन का, और फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोन, इस कोन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो मुझे सबसे पहले एरिया वेक्टर को निकालना होगा। तो मैंने निकाल दिया एरिया वेक्टर, देख सकते हो एरिया इज 2 गुना हाफ गुना H गुना R। तो एरिया वेक्टर ये निकल गया मेरा। तो फ्लक्स क्या लिखोगे, E गुना एरिया। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एरिया। एरिया हो गया RH, बड़ी आसानी से हम बता दिया इसका फ्लक्स होगा ERH। अब यहीं पर बात कर लो, थोड़ा ध्यान दो। कह रहा है कि ऐसे जा रहा है फील्ड लाइंस, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द पैराबोलॉइड सरफेस क्या होगा, इसमें टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो आपका जवाब क्या होता है कि फ्लक्स जो होता है वो होता है E गुना एरिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, E0,
और एरिया क्या लिखोगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर, बस। तो यही तो हो गया भाई, यही तो हो गया। लेकिन यहाँ पर माइनस में लिखा होगे तो जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ई नॉट होना पाई आर स्क्वायर, लेकिन माइनस में। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में अच्छे से आ गया। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको जरूर करके बताना मेरे को, इसका क्या आंसर आएगा जरूर जरूर बताना। आज कई सारे होमवर्क दे रहा हूँ ताकि तुम लोग भी थोड़ा सा कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसके लिए गॉस लॉ के थोड़े से कॉन्सेप्ट जानना होगा। गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस मस्ट बी चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमसे क्या बोला गया कि भाई ऐसा कोई शेप था, ऐसा कोई सरफेस था, यहाँ से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज को रख दिया, तो बताइए कि इस सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स होगा। ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। हम क्या करते हैं, इसको पहले क्लोज करने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ें देखो, यही फेस था, इस रूम के इस फेस में यहाँ पर एक चार्ज को रख दिया था। अब मुझे क्या करना है कि इस चार्ज को बंद करना है। इस चार्ज को बंद करने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर से एक वाल खड़ा कर दूंगा, इधर से एक वाल खड़ा कर दूंगा, इधर से एक वाल खड़ा कर दूंगा, उधर से वाल खड़ा कर दूंगा, ऊपर से छत लगा दूंगा। तो बस देखो अभी चार्ज बंद हो गया। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर में कितना चार्ज है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सोचो कि ये जो फ्लक्स होगा, वो जो फ्लक्स था, वो जो था चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको किसने 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 दिया था। तो 6 फेस ने दिया था, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस ने Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट दिया था। तो बोलो एक फेस कितना देगा बच्चों, एक फेस देगा बच्चों Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर होगा बच्चों Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस साल के लिए, इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया, देखो ध्यान से। यहाँ पर ऐसा शेप दे दिया, मैंने कहा कि बताओ कितना फ्लक्स होगा इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा। तो अगर मैं गॉस लॉ लगाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक ढक्कन से इसको बंद कर दूंगा और बिल्कुल ऐसी ही बात कहूँगा कि अब ये बंद भी हो गया, चार्ज सेंट्रलाइज हो गया। तो मैं क्या कहूँगा कि टोटल फ्लक्स जो होना चाहिए वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों। अब देखो कि इसको कितने ने मिलकर फ्लक्स दिया था, तो कहोगे दोनों मिलकर के कंट्रीब्यूट किया है। तो बताओ एक फेस, सिंगल एक फेस ने क्या कितना दिया होगा, तो कहोगे इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गया है कि अगर दो ने मिलकर के Q बाय एप्सिलॉन नॉट दिया था तो एक ने कितना दिया होगा बच्चों, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करो। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों कि अंदर में चार्ज है Q1 माइनस Q1 और बाहर Q2 है और ये सरफेस S है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन S, इस पे कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड S सरफेस पर वो क्या होगा। तो तुम क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो सारे प्रोवाइड करता है ना बच्चों। देखो ध्यान देना, अगर गॉस लॉ को समझो तो क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करने में सबका योगदान था। टोटल फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करने में बाहर के भी चार्जेस की जरूरत था और अंदर के भी चार्जेस की जरूरत था। लेकिन हमें जो चार्ज लेना था वो होता है वो नेट इनक्लोज वाला लेना होता था। तो देखो फील्ड जो लगा रहा होगा वो तो सबकी वजह से हो रहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। सिर्फ अंदर वाले ही चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं लगता, अंदर वाले चार्जेस की वजह से ही फ्लक्स लगता है और बाहर वाले चार्जेस की वजह से ही फ्लक्स लगता है। लेकिन होता क्या है कि बाहर वाले फ्लक्स इस सरफेस को 2 बार काउंटर ये करता है, इस वजह से ये इसका जो फ्लक्स होता था वो 0 हो जाता है। तो ठीक है, जो बाहर वाले चार्जेज है उसकी फ्लक्स 0 हो जाती है, लेकिन काउंटर तो सारे ने किया है भाई। इस बात को जरूर ध्यान रखना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। हम फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी आपको समझाने जा रहे हैं फ्लक्स के ऊपर में। तो कह रहा है कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। अब देखो ये जितने भी शेप्स देख रहे हो या अलग अलग शेप्स है भाई, उसमें क्या मतलब है। कहीं पर मैंने चार्ज को रख दिया था तो हर केस में जो फ्लक्स होगा वो होगा चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चाहे ऐसा शेप हो कि ऐसा शेप हो कि ऐसा शेप हो कि ऐसा शेप हो, लेकिन जो नेट फ्लक्स होगा वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट।
और सबके अंदर में चार्ज कितना है, क्यू है, इसे लिख देंगे फ्लक्स का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर बात करो सेकेंड पॉइंट, मैंने क्या बोला कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सरफेस। अब देखो, चाहे छोटा साइज हो कि बड़ा साइज हो सरफेस का, कि और बड़ा साइज हो सरफेस का, कोई मतलब नहीं बनता। हर केस में जो फ्लक्स होगा बच्चों, वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हर किसी के अंदर में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है भाई, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट का नाम ले लेंगे, बात खत्म। अब हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स को कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज। भाई फ्लक्स जो होते हैं चार्ज की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज यहाँ रखा हो कि यहाँ रखा हो कि यहाँ रखा हो, हर केस में अगर हम बात करें तो फ्लक्स का वैल्यू वही रहेगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने क्या बोला, आउटसाइड चार्ज डू नॉट कंट्रीब्यूट इन फ्लक्स, मतलब इसकी जो नेट फ्लक्स में जो होगा, क्योंकि इसकी जो फ्लक्स होती है ना टोटल, वो जीरो हो जाती है, अभी समझाया था मैंने। तो बाहर में जो भी चार्ज होता है उसकी वजह से फ्लक्स जीरो हो जाता है, तो हम कहते हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसमें भी वही कहानी था। फिर यहाँ पर देखो, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट वालों ने कई बार पूछ रखा है कि व्हेन देयर इज अ डायपोल प्लेस्ड, फ्लक्स ड्यू टू डायपोल मस्ट बी जीरो। जब भी कोई डायपोल को बच्चों इसके अंदर में हम प्लेस करेंगे तो डायपोल की वजह से जो नेट फ्लक्स होता है वो जीरो हो जाता है उस गॉसियन सरफेस में। तो यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो, चाहे एक डायपोल हो या कई सारे डायपोल हो। फिर हम बात करते हैं बच्चों कि अगर हम फ्लक्स वैक्यूम में देखें तो क्यू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर वो उसके अंदर में मीडियम भरा हुआ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, तो उस केस में जो फ्लक्स होता है वो हो जाएगा क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था। इसमें कहेगा क्या कि दो चार्ज है, एक चार्ज क्यू ए है और एक चार्ज क्यू बी है। सुन रहे बात, एक चार्ज क्यू ए है और एक चार्ज क्यू बी है, एक का रेडियस आर ए है, एक का रेडियस आर बी है। तो दोनों को हमने क्या किया है, एक वायर से कनेक्शन कर दिया था। तो कह रहा है कि अब देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चार्ज शिफ्ट करता है, तो पूछेगा कि फाइनल चार्ज बताइए कितना होगा। तो इसका एक टेक्निक बताया कि मान लीजिए इसका फाइनल चार्ज जो है वो क्यू ए डैस्ट है, मान लीजिए इसका जो फाइनल चार्ज है वो है क्यू बी डैस्ट। तो क्यू ए डैस्ट निकालने का तरीका होगा, मुझे इसके लिए निकालना है तो हम ऐसे बोलेंगे, इसका रेडियस डिवाइडेड बाय दोनों रेडियस का सम अप इनटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कौन सा, क्यू ए प्लस क्यू बी। ऐसे क्यू बी डैश को कैसे निकालोगे, इसका रेडियस डिवाइडेड बाय दोनों रेडियस का सम इनटू टोटल चार्ज। तो चलो इसको क्वेश्चन करके देखो। इसमें क्यू टी कितना है बच्चों, तो 2Q में से Q मतलब Q, हमें निकालना है Q1 का वैल्यू, तो क्या कहेंगे 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R 3R इनटू टोटल चार्ज Q। तो क्या आंसर आएगा भाई, फाइनल चार्ज इस पर 2Q/3। अगर हम बात करें कि इस पर चार्ज क्या होगा फाइनल वाला, तो क्या जवाब देंगे आप, आपका जवाब होगा R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R इनटू द टोटल चार्ज। तो निकल जाएगा वैल्यू Q/3। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए और मस्ती में समझने की कोशिश करिए। इसमें क्या कह रहा है कि 5 बॉल्स नंबर्ड 1 2 3 4 5, 5 बॉल है, 1 2 3 4 और 5, सबको अलग अलग थ्रेड से बांध दिया है मैंने। द बॉल्स 1 2, 1 और 2 जो है, 2 और 4 जो है, 4 और 1 जो है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। 1 2 अट्रैक्ट कर रहा है, 2 4 अट्रैक्ट कर रहा है और 4 1 भी अट्रैक्ट कर रहा है। सही बात है। तो भाई अट्रैक्शन देखो, अट्रैक्शन कब होता है ध्यान देना, या तो अपोजिट चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। ध्यान देना, या तो अपोजिट चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। तो अगर कोई दिमाग ना लगे तो समझ लेना कि न्यूट्रल चार्ज है वो। अब देखो 1 ने 2 के साथ अट्रैक्शन किया, तो अगर 1 को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज होगा मान लो। तो अगर ये 2 नेगेटिव है तो 4 पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर 4 पॉजिटिव है
तो एक को नेगेटिव होना चाहिए तभी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, एक को तो मैंने पहले से प्लस बोला है। इसका मतलब ये है कि एक जो था वो न्यूट्रल था। मैं तो पहले ही बोला था न्यूट्रल चार्ज जो होगा किसी की, देखो यहाँ पॉइंट लिख दिया हूँ, अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट और न्यूट्रल बॉडी। कोई भी चार्ज बॉडी जो होता है ना वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता है। तो अगर कोई दिमाग ना लगे तो समझ लेना कि न्यूट्रल वाला पॉइंट है, न्यूट्रल तरीके से जरूर सोचना उसको, इसलिए इसका आंसर न्यूट्रल होगा। जरूरी नहीं है कि अट्रैक्शन होगा, दोनों अपोजिट चार्जेस ही होंगे, हो सकता है अपोजिट चार्ज हो या हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो। फिर थोड़ा सा और सोचो इसको। अब यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन आया, क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड। ठीक है भाई, बहुत अच्छा कनेक्टेड कर दिया। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर। मैंने अभी अभी समझाया था कि जैसे ही करेक्शन करेंगे तो इसका चार्ज क्या होगा और इसका चार्ज क्या होगा, कैसे निकालेंगे। Q1 डैश इज R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। हम इसका चार्ज कैसे निकालेंगे, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। बस सॉल्व कर दीजिए तो ये निकल गया Q1 डैश बाय Q2 डैश R1 बाय R2। और मैं जानता हूँ Q1 डैश क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी गुना सरफेस एरिया, तो सिग्मा 1 गुना 4 पाई R1 स्क्वायर। इसका क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 गुना 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई गया, R2 से R2 गया, R1 से R1 गया, तो लिख सकता हूँ सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज R2 बाय R1। बड़ी आसानी से हम इसका आंसर बता देंगे बच्चों, R2 बाय R1। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अलग वैरायटी क्वेश्चन फिर से आ रहा है, कह रहा है कि टू चार्जेज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। दो चार्ज है बच्चों, Q1 है और Q2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन D है और प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब इसके बीच में अगर कोई डायरेक्ट्रिक मीडियम डलता है तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, और डिस्टेंस R ऑफ मीडियम इज इक्वल टू और डिस्टेंस रूट KR ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का रूट KR मीडियम के R के बराबर होता है। इसने वही बात तो पूछा ना कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज इन एयर। तो वही बात, वैक्यूम का रूट KR अगर वो D है तो ये क्या होगा, रूट KD। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा इस साल के लिए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन फिर से करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स A and B when placed at a certain distance in a air repel each other with a force F। जब दो को हमने किया था A और B को हमने ऐसे रख दिया था तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगा था उसका वैल्यू था F। फिर कह रहा है अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C is first placed in contact with A। अब जैसे एक अनचार्ज था उसको इसके साथ टच में कर दिया, ठीक है, A के साथ, उसके बाद जो आया उसको B के साथ कांटेक्ट में कर दिया, तो फाइनली इसको बीच में रख दिया। तो अब ये क्या हुआ, जरा सोचो कि मान लो आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर था तो इस पर अगर Q था इस पर भी Q था, और अगर न्यूट्रल C को लेके आया था जो उसके पास चार्ज ही नहीं था, ये C जिसकी जैसे इसके संपर्क में जाएगा तब A के पास क्या हो गया, Q/2, और C के पास भी क्या हो गया बच्चों, Q/2। अब जरा सोचो कि अब ये C को देखो क्या कह रहा है, फर्स्टली प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद A एंड देन इन कॉन्टेक्ट विद B। अब इस पे Q/2 आ चुका है, फिर इस Q/2 को चिपका दिया इसके साथ। देखो ये Q/2 है और ये Q है, तो कितना हो गया 3Q/2, और 3Q/2 आया तो फाइनली कितना हो जाएगा बच्चों, 3Q/4 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 3Q/4। अब हमें क्या बोला कि सब पे चार्ज तुम्हें पता लग गया। कहानी अब ये है कि A के पास अब हो गया Q/2, B के पास हो गया 3Q/4, C के पास हो गया 3Q/4। तो मुझसे पूछा जाता है कि नेट
द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सी इज कितना, बस निकाल दो क्या आंसर आएगा। इसका आंसर 3F/4 है। प्लीज चेक। उम्मीद है यहाँ तक समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ट्राई करना, जरूर ट्राई करके मेरे को बताना इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट लो, इसको जरूर ट्राई करके मुझे बताना इसका आंसर क्या है। अब यहाँ पर तुम थोड़ा ध्यान दो, इस तरीके के क्वेश्चंस देगा कि कहेगा कि एक चार्ज क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, बीच में कहाँ पर हम वहाँ पर पूछेगा कि कहाँ पर रखें फोर्स, कहाँ पर एक चार्ज को रखें ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो आपको पता ही है तरीका क्या होता है ऐसे केसेस में कि ये आर, मान लो ये पूरा सेपरेशन आर था, ये एक्स, तो ये आर माइनस एक्स, नेट फोर्स को 0 कर देना, यहाँ पर लगने वाले नेट फोर्स को 0 कर देना। कैसे करोगे कि क्यू 4Q बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू QQ बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर, बस कर देना, सॉल्व कर देना इसको। तो 2/x, 4/x स्क्वायर का मतलब 2/x इज 1/r माइनस एक्स, बस सॉल्व करके निकल जाएगा क्या आंसर आएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ इतना तक समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं और फिर टॉपिक को आगे बढ़ा करके हम सीधा मैग्नेटिज्म में एंट्री कर जाएंगे और मैग्नेटिज्म के सारे कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। मैग्नेटिज्म के बाद थोड़ा सा और सेक्शन ले जाएंगे, EMI को कर देंगे, EMI/AC को कवर कर लेंगे और हो सकता है EMI/AC भी आज ही हम लोग कवर कर लें और जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो हम लोग आज ऐसे करेंगे, एक वीडियो में हम लोग यहाँ तक रखेंगे और एक वीडियो में मैग्नेटिज्म EMI/AC को रख देंगे, क्योंकि बड़े वीडियो होते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इसी वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में कट कर दूंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सको और अच्छे से कर सको। चलो आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है तो बताओ चार्ज कितना था। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये डी होगा बच्चों। यहाँ पर मान लो मास m था तो लगेगा mg, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तुम कहोगे ये लगेगा t cos थीटा और ये लगेगा t sin थीटा और इधर लग जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुम क्या बोलोगे कि अगर सिस्टम बैलेंस है तो जो t sin थीटा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है और जो t cos थीटा है वो mg के बराबर है। दोनों को डिवाइड कर दो, tan थीटा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय mg। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हम बात करेंगे। देखो ये L है और ये एंगल थीटा है, ये हो जाएगा L cos थीटा, ये होगा L sin थीटा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2L sin थीटा। ठीक है, L sin थीटा प्लस L sin थीटा। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो जाएगा बच्चों, K Q1 Q2 बाय इसका स्क्वायर 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय mg। हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, Q का वैल्यू, Q कितना था, तो क्या लिखने वाले हो फाइनल बोलो। tan थीटा इज Q स्क्वायर बाय K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो Q का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। बस ऐसे करते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया है। तो अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है इसको शेयर करने की कोशिश करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे को शेयर करने की कोशिश करो और हम पूरी कोशिश में हैं बच्चों कि आपका एक भी टॉपिक रहने नहीं दें। वैसे मैंने बोला था कि सेक्शन डी का नाम नहीं लिया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बोलता हूँ किंतु परंतु अगर एरर कहीं पर आता है कोई सेक्शन से, मान लो ऐसा कई बार हो जाता है कि उस सेक्शन से ना पूछ के उस सेक्शन को प्रधानता देता है, तो हमारा बैकअप होना चाहिए, कोई न कोई प्लान भी होना चाहिए कि अगर प्लान में मान लो कहीं पर हल्का सा भी फेल हुआ
हल्का सा भी फेल हुआ तो प्लान बी मेरा होना चाहिए कि वो जो फेल हुआ उसको उठा दो, बस बात खत्म। इसलिए मैं हर टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा। और इतना दिन में क्या बीत जाएगा, एक दिन 2 दिन और पढ़ लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा। 1 से 2 दिन हम लोग और लगा देते हैं क्लास। अब टॉपिक कितना बच्चा है देखो, मैग्नेटिज्म EMI AC भी आज ही हम लोग कर देंगे। एक और वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें मैग्नेटिज्म EMI AC को एक ही दिन में 2 वीडियो दे रहा हूँ, चिंता ना करो। तो ताकि मैग्नेटिज्म EMI AC को अलग वीडियो दे देता हूँ, इधर वाले सेक्शन को अलग देता हूँ, ताकि तुम लोग बड़ी वीडियो के चक्कर में ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़े ही ना। और एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इतना हो जाए तो फिर एक एरर मेजरमेंट का टॉपिक रहेगा, आधे घंटे में एरर मेजरमेंट और आधे घंटे में ग्रेविटेशन वाला चीज़ों को भी कवर कर लेंगे। बस इतने से ही करने थे। उसके बाद तो बस कर दो, बस रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, हो गया सिलेक्शन। तो बस इतना ध्यान देना कि अगर इतना मेहनत किया है मैंने, इतना मेहनत किया, मेरा मेहनत बर्बाद मत करना बच्चे। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, मुझे तुम पर रियल में बहुत भरोसा है। बस मेरे मेहनत को बर्बाद मत करना। देख रहे हो ना, मैं तुम्हारे लिए दिन रात जगा रहता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पे ट्रस्ट किया, तो मुझे भी तुम पर ट्रस्ट है कि तुम बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हो। लास्ट टाइम चल रहा है, कोई भी बच्चे परेशान मत होना, बिल्कुल कूल होके पेपर देना बच्चे, अच्छे से पेपर देना, अच्छे से समझना। पहले एक बार हम लोग पूरे कंटेंट को समझ लेते हैं, फिर पेपर देना सिखाऊंगा मैं कि पेपर देना कैसे है हमें। तो पेपर देना कैसे है वो आगे का चीज़ें हैं, वो तब देखेंगे। पहले आप अपना सिलेबस कंटेंट को क्लियर करें, ताकि हमारा जो भी स्ट्रेटेजिकली हमने जो सोचा था वो सारा कवर हो जाए। चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आज ही मिलेंगे मैग्नेटिज्म EMI AC के साथ।